देश को जवाब दो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं स्टूडियो में हाजिर हूं। मेहमान हमारे आ चुके हैं और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि सज चुके हैं, तो बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं मेहमानों का तारुफ करा देता हूं आपसे। सबसे बाएं हमारे साथ सैयद अली अब्बास काजमी साहब मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी से यहाँ पे पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया काजमी साहब, थैंक यू सो मच। हमारे बिल्कुल राइट में ऋषभ तिवारी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ जी। अनुज अत्रे साहब कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शरद कोहली साहब अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुद्दा आएगा बीच में कहीं तो आप उस बात को क्लियर करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। जेपी लोहिया साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सैयद जब्बार साहब राजनीतिक विश्लेषक, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को बगैर वक्त दबाए शुरू करते हैं, क्योंकि बहस तीखी है। वैसे तो मैं बहस शब्द का इस्तेमाल नहीं करता, मैं कहता हूं बातचीत, लेकिन चुनाव है तो ये जो बातचीत है थोड़ी तीखी भी हो जाएगी, ये मुझे मालूम है। खड़गे साहब ने एक बयान दिया, पहले मैं बयान को दिखा देता हूं। हालांकि आप सारे लोग परिचित हैं, लेकिन वो तरीका वही है कि बातचीत का सिलसिला वहीं से शुरू किया जाए। मैं बिल्कुल राइट में जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो खड़गे साहब का बयान है। मैं इसको अगर आप कहेंगे स्क्रीन पे बड़ा करके, तो मैं उसको कोशिश करूंगा, प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा कि वो जो बयान है उसको बड़ा करके खड़गे साहब का बयान को दिखा दिया जाए कि आखिर उन्होंने कहा क्या, जहां से बहस का स्टार्ट होता है, जहां से बहस शुरू होती है। उन्होंने कहा खड़गे साहब ने कि कुल मिला के लबोलवाब ये था कि चादर उतनी फैलाई जाए, यानी वादे उतने किए जाएं जितने पूरे किए जा सके, और ये मतलब था चुनाव में किए गए वादे का। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने बात कही और कहा कि कांग्रेस को अब झूठे वादे समझ में आ रहे हैं। और ये बात जब उन्होंने कही तो ये इशारा उधर खड़गे साहब के बयान का बहुत वाला हिस्से पे ही था। उन्होंने कहा चुनाव में अभियान चलाकर झूठे वादे किए जाते हैं, जो इस बात का वो जिक्र कर रहे थे। जी हाँ, तो ये प्रधानमंत्री का बयान जिसको की बात आ रही थी। कांग्रेस को अब समझ में आ गई है कि बात आखिर क्या है, गारंटी की क्या चुनाव में अभियान चलाकर झूठे वादे किए जाते हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में किसान विकास की गति बदतर हुई है। यह ऑपरेटिव पोर्शन है जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से डिबेट का हिस्सा खुलेगा कि आखिर बातचीत का ये जो हिस्सा था वो आखिर था क्या। हिमाचल में अगर हम बात करें, थोड़ी सी आज हम थोड़ी सी भूमिका इसलिए बना क्योंकि स्टूडियो में मौजूद हैं, तो लोगों से बातचीत का सिलसिला नहीं बन रहा है, तो मैं उसको रख देता हूं। हिमाचल में 2022 में चुनाव हुए और 10 गारंटीज कही गई। 5 गारंटी पूरी हुई, उसमें कहते हैं 5 गारंटी अभी अटकी हुई है, जिसमें यह था कि ओल्ड पेंशन स्कीम का, मुझे याद है मैं कवर कर रहा था, ओल्ड पेंशन स्कीम का भी बात थी। 1000 करोड़ रुपए का उस पर खर्चा आता है। अभी उसमें कहा कि उसके तहत सिर्फ लगभग अगर बात करें तो लगभग 18 से 60 साल की महिलाओं को, जो उन्होंने कहा था कि 1500 रुपए महीने देने की बात थी वो, लेकिन वो जो 1000 करोड़ रुपए का जो खर्चा आता है उसके तहत जो तनख्वाह देने में जो लेट हो रहा है, उसका एक मुद्दा हिमाचल में बना। कर्नाटक का भी इसी तरह से, लेकिन ये जो 2022 का हिमाचल था, कांग्रेस 2018 के चुनाव के बाद 2022 का चुनाव जीत पाई थी। 18 में उसने जो राज्य जीते थे उसके, इसमें छत्तीसगढ़ भी था, मध्य प्रदेश भी था, राजस्थान भी था। उसके बाद वो 2022 का चुनाव जीत पाई, तो जब उसने पहली बार ये गारंटी या वादे किए थे। लेकिन 23 में जब कर्नाटक में चुनाव हुए, तो जब उसने वादे किए, तो वो कर्नाटक के चुनाव के बाद से ये जो खड़गे साहब ने आज बात कही, जो सामने निकल के बहस का हिस्सा बना, कि उसमें कुछ वादे किए गए, और वो जो वादे किए गए उसके उन्होंने इशारा किया कि देखिए वादे वही किए जाएं जो पूरे किए जा सकते हैं, इससे ज्यादा वादे ना किए जाए। इससे पहले तमाम सारी डिबेट्स होती रही हैं, रेवड़ियां बांटने से लेकर रेवड़ियों को के सिलसिले में लेकर तमाम बातें हुई हैं। हरियाणा में भी चुनाव अभी संपन्न हुए, वहां दोनों लोगों ने, बल्कि अगर आम आदमी पार्टी को भी जोड़ लें तो उनके भी कुछ वादे हैं, सबने वादे किए हैं। लेकिन फिलहाल कर्नाटक, हिमाचल को लेकर और तेलंगाना को लेकर बहस बहुत तेज है, दोनों तरफ से बातें हुई। लेकिन इसके बीच में कांग्रेस ने 7 सवाल भी पूछे, खड़गे साहब ने 7 सवाल भी बीजेपी से पूछे हैं। बहस का आगाज करते हैं, मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
कांग्रेस से सबसे पहले बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। खड़गे साहब ने बात बहुत अच्छी कही कि चादर उतनी फैलाई जाए जितनी आपकी लंबाई है, उससे ज्यादा ना फैलाई जाए। अत्री साहब देखिए, निश्चित तौर पे एक बहुत ही हिम्मत भरा बयान आया है किसी भी पार्टी के। जब आप हिम्मत भरा बयान कहते हैं तो ये मानते हैं कि गलती हुई? नहीं, वादे नहीं होने चाहिए। मैं पूरी बात कह लूं तो आप मेरी बात बोलिए। देखिए, हिम्मत इसलिए होती है क्योंकि अभी एक चलन चल पड़ा है, और ये चलन की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी, उसके साथ साथ हम दिल्ली का भी नाम लेना हमें पड़ेगा, क्योंकि जिसने ये फ्रीबीज का, ये फ्री फंड का जो राजनीति लेकर के आए इस देश में, जिससे जो है लोगों को झूठे वादे की तरफ लुभावने के वादे करने के वो प्रयास किया, और जिससे जनता का ही अल्टीमेटली नुकसान होता है कि आप इस जेब से निकाल करके उस जेब में डाल रहे हैं, तो उससे कुछ हल नहीं। नाम लीजिए। निश्चित तौर पे देखिए, जो आपके प्रेसिडेंट जब हिम्मत दिखा रहे हैं तो आप क्यों नहीं हिम्मत दिखा रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की और उसको बीजेपी ने फॉलो किया, ये फ्रीबीज, ये जो 2024 की जो गारंटी थी, जो बीजेपी की, जो मोदी जी की गारंटी थी, जिसके आधार पर चुनाव लड़ा गया, ये क्या था? ये फ्रीबीज था पूरा। इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। लेकिन मैं खड़गे जी की बात पर आता हूं। खड़गे जी ने बहुत एक सूझबूझ वाला और एक समझदार नेता और देश हित में जो बात की है, उस पर हमें पूरे देश को अमल करना चाहिए। आपकी बात पर ही आता हूं। आज सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस की 3 प्रदेशों में सरकार चल रही है। अभी आपने ही क्या बोला कि 2 सालों में 10 में से 5 गारंटी हिमाचल की सरकार ने पूरी कर दी। और क्या चाहिए आपको? अभी 5 साल पूरे नहीं हुए साहब, और 2 साल में आधी गारंटी पूरी कर दी है। और सवाल वो लोग पूछ रहे हैं जो 10 साल सरकार चलाने के बाद, उसके बाद अपना 100 दिन का और अपना वो एक टारगेट लेके आते हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आप बता दीजिए, इन 10 वादों का आपने जो 10 गारंटियां दी थी, उसका क्या हुआ? उसके जवाब नहीं है। आपने 2 करोड़ रोजगार हर महीने, मैं अब आपकी बात, मैं आपकी बात बहुत हुआ महंगाई की मार, मैं आपकी बात को रख देता हूं। 5 लाख युवाओं को रोजगार की गारंटी की बात आपने कही थी, 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की थी, 125 यूनिट फ्री पहले मिला करती थी, लेकिन अब आयकर जो देते हैं वो भी 125 फ्री यूनिट बंद हो गई हिमाचल में। मोबाइल क्लिनिक की बात कही थी, वो गारंटी अभी तक पूरी नहीं हो पाई। और आपने कहा था कि 7 लाख से अधिक महिलाओं ने जो आवेदन किया था 1500 रुपए का, उसमें से केवल 24,000 महिलाओं को अभी तक मिल रहा है हिमाचल में। आपने कहा था कि गाय का दूध 80 रुपए में और भैंस का दूध 100 रुपए में, लेकिन अभी 45 रुपए में गाय का और 55 रुपए में भैंस का दूध खरीदा जा रहा है। लेकिन एक बात और है, आप की तरफ से यह भी कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां की न्यूनतम समर्थन मूल्य दूध का दिया जाता है। यह भी बात कहनी चाहिए, ऐसा आप कहते हैं जी। देखिए, आपने ही अपनी बातों का बोला, मैं उससे आगे बढ़कर के बोलता हूं कि आज सवाल जो नहीं दे पा रहे लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। नहीं मिलेगी। देखिए, सरकार अभी चल रही है, अभी 2 साल हुए हैं हमारे। आप हमारी सरकार का आप 1 महीने का नहीं का राशन क्या चलेगा, चूल्हा कैसे चलेगा? आज सवाल सुनिए मेरी बात। आज जो चुनाव हो रहा है, महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर चुनाव हो रहा है। आज जो सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करती है, आज उससे जवाब पूछना चाहिए, ना कि उस सरकार से जवाब पूछना चाहिए जिसका आधा कार्यकाल भी नहीं हुआ। ये किस तरह से ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। आज क्यों नहीं महाराष्ट्र से पूछा जा रहा है कि क्या वजह है जो खड़गे साहब ने कहा ये बात? बिल्कुल बोली, सुनिए मेरी बात। और उन्होंने कहा ये बात 3 लाख करोड़ की जो महाराष्ट्र की सरकार ने, जो ये फडणवीस जी की और जो शिवसेना की सरकार है, जो शिंदे जी की सरकार है, 3 लाख करोड़ के इन्होंने फ्रीबीज के झूठे वादे किए और हालात ये कर दी, वहां ठेकेदारों के बिल पेंडिंग है, उनको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जिस वजह से महाराष्ट्र में काम नहीं हो रहा। आज हम क्यों नहीं उनसे सवाल पूछे? हिमाचल का नहीं है, हिमाचल के 3 साल बाद चुनाव होंगे। हिमाचल की कांग्रेस की सरकार अपना पूरे 5 साल का कार्यकाल का एक एक चीज का जवाब देगी कि जो हमने गारंटी की थी, जो हमने वादे किए थे, पूरे करेंगे, पूरे किए। लेकिन आज क्यों नहीं हम महाराष्ट्र की बात करते हैं? क्यों नहीं हम महाराष्ट्र से पूछते कि ये शिंदे और फडणवीस की सरकार में 30,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली केवल इनके कार्यकाल में? क्यों नहीं इनसे सवाल पूछा जा रहा है? मैं आपकी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम की भी बात है, हिमाचल में अभी भी 9500 लोग कहते हैं। देखिए, हिमाचल की बात मेरे को लगता है कि अभी बॉल बिल्कुल ध्यान हटाने वाली बात है, हमें महाराष्ट्र की बात करनी चाहिए। हिमाचल के चुनाव होंगे, हिमाचल की सरकार, हिमाचल की कांग्रेस पूरा जवाब देगी 5 साल का। अभी हमारी सरकार चल रही है और जो हमने कहा हम पूरे वादे करेंगे, हिमाचल को पूरे विकास के ट्रैक पर लेकर के आ रहे हैं। और क्योंकि खजाना खाली करके गए थे, उसको खजाने को भरा जा रहा है और जनता से जो वादे किए हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लेके आए वहां पर, और तमाम वादे वहां पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस अपने वादों से पीछे नहीं हटती है। वेरी क्विक रिमार्क देन डिबेट। सर, झूठ, छलावा, भ्रष्टाचार, कांग्रेस और इंडी गठबंधन की है ये पहचान। मैं इसलिए ये बात को कह रहा हूं
क्योंकि इनको भ्रष्टाचार और झूठ बोलने की इतनी लत पड़ गई है कि भ्रष्टाचार करते करते उम्र में भी भ्रष्टाचार कर गए। महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं सर, लेकिन गाड़ी घुमा के झारखंड में नहीं आएंगे। हेमंत सोरेन 5 साल पहले 42 और 5 साल बाद 49। इतना भ्रष्टाचार आनंद आ रहा है इनको कि उम्र में भी घोटाला, घोटालों की फौज दिखती नहीं इनको, कहां कहां घोटाला कर रहे हैं। दूसरी बात महाराष्ट्र की बात मैं करता हूं। महाराष्ट्र में तो बहनों को पैसे भी दिए जा रहे हैं, उद्योग भी लग रहा है, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत मजबूत भी हो रहा है। लेकिन तनिक थोड़ा झारखंड की भी बात कीजिए, वहां तो आपकी सरकार है जनाब, गठबंधन की सरकार है। वहां आपने अबुआ आवास की बात कही थी, भ्रष्टाचार में लिप्त निकला। वहां पे आपने युवाओं को रोजगार भत्ता देने की बात कही थी, आपका वादा खोखला निकला। वहां पे आपने कहा था महिलाओं को सशक्तिकरण करेंगे। 45% केस बलात्कार में वृद्धि अगर कहीं हुआ है तो वह झारखंड है। और झारखंड में इन्होंने नारा दिया, हेमंत है तो हिम्मत है। कतई नहीं, हेमंत है तो हत्या है, हेमंत है तो भ्रष्टाचार है, हेमंत है तो बेरोजगारी है। और तो और रेवड़ी की बात करते हैं, सारी पार्टियां मैनिफेस्टो में कुछ ना कुछ से लेकर आती है, लेकिन अगर हम कोई योजना लेकर आते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, तो हमारे यहां कंगाली नहीं छाता, पेंशन और पेमेंट नहीं रुकते। आपके तरह मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए कि आपके यहाँ क्यों नहीं रुकते, आपके यहाँ ऐसा क्यों है? आप जो वादा कर रहे हैं वो पूरा कैसे हो रहा है? तो लोगों को जानना है ना, बेशक तो सर, पूछना चाहते हैं। बेशक सर बता रहे हैं, इसलिए नहीं रुकते क्योंकि हमारे यहाँ के सीएम एटीएम मशीन गांधी परिवार के लिए काम नहीं करते। हमारे यहाँ के सीएम प्रधान सेवक की नीतियों पे राज्य सेवक बनके अंत्योदय मूलमंत्र पे काम करते हैं, इसलिए नहीं रुकते। और हमारी नीयत स्पष्ट है सर, हम जो पैसा अगर देने की बात करते हैं, डिलीवर करते हैं। इनके राजीव गांधी जी का ही दुख है और अब खड़गे जी का दुख निकल रहा है। अरे उनको तो भगवान सद्बुद्धि दे दिए कि कितनी अच्छी बात कह दे। अभी भी सीख ले लीजिए, महाराष्ट्र झारखंड में कम से कम चादर के पार पैर ना फैलाइएगा। मैं ओपन दे देता हूं एक जी, वेरी क्विक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया और जय हिंद, जय संविधान आप सभी को। देखिए क्या है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी जी ने बात करी भ्रष्टाचार की। ओहो साहब, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पे पैसे लेते पकड़े गए थे? नाम भी तो बताइए उनका, ये भ्रष्टाचार पे ज्ञान देंगे। और इनकी बात कर लीजिए, 2 करोड़ रोजगार हर साल आएगा, आ गए आपके पास। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करा था, वो आज तक पूरा नहीं होगा। और देखिए अभी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में होगा। अरे हवाई जहाज में नहीं, यूएफओ में आपने भेज दिया। अब मैं नहीं बोला आपका, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी के झूठे फूलों से। देखिए मैं बोल लूं इनका प्रतीक भाई, मैं आप ही को टाइम दिया, मैंने आप ही को टाइम दिया, टाइम आप ही को दिया मैंने। वेरी जल्दी, क्विक। इनका राजनीतिक कैसेट नहीं फंसा हुआ क्लियर हो रहा है सर। बार बार 2 करोड़ रोजगार। सर हमने क्या स्टाम्प मार के ये कहा था कि केवल सरकारी नौकरी 2000 ये बोल दीजिए जुमले थे, 2 करोड़ ये बोल दीजिए कि जुमले थे। अरे बोलिए ना कि जुमले थे। जुमले आप, अरे आप झूठे वादे आप करते हैं। देखिए 8.5 लाख नहीं, आंकड़े में नहीं 8.5 भाई, लाख के 10 सेकंड 8.5 लाख जी। प्रतीक भाई 56 इंची झूठ बोलने वाले लोग, ऋषभ इसके बाद दे दूंगा। प्रतीक भाई ऋषभ मैं इसके बाद दे दूंगा। प्रतीक भाई वेरी क्विक, जल्दी कंप्लीट करिए। प्रतीक भाई 56 इंची झूठ बोलने वालों के नहीं, प्रवक्ता जो हैं वो पर्सनल झूठ रिमार्क बोले। नहीं, पर्सनल रिमार्क नहीं, मैं तो पर्सनल रिमार्क नहीं, ये पर्सनल रिमार्क नहीं, पर्सनल रिमार्क अरे नहीं, मैं 56 इंची पर्सनल झूठ रिमार्क बोलने नहीं, वाली पर्सनल रिमार्क 10 नहीं। सेकंड 10 सेकंड ढकोसलेदारी अब की आपको भी बता बात दूं, हो गई। महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के अंदर ऋषभ आप सरकार ने एक मिनट जी ऋषभ आप भी ध्यान रखिएगा, पर्सनल रिमार्क नहीं जी। प्रतीक भाई, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र वासियों को 8 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया, उसके ऊपर जवाब नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, यवत महल के जिन किसानों से बात करी थी आपको बैठकर जिस गांव के अंदर, आज भी आप देख लीजिए वहां के किसान जो है लगभग 1 महीने के अंदर 150 लोगों ने आत्महत्या करी किसानों ने, उसके ऊपर जवाब दीजिए आप आकर के। और जिस तरीके से पार्टी तोड़ और आपने जो ठग बंदर बात करा है, ठीक है, लिया, राइट सर 10 सेकंड सर, वेरी क्विक 10 सेकंड। जवाब भाई जज्बाती होके कुछ भी बोल जाते हैं, इनको पता नहीं चलता। वही तो मैं कह रहा हूं, वही मैं जो कुछ भी क्यों बोल रहा है कोई, मैं वही पूछ तो रहा मैं हूं कुछ बता भी रहा क्यों हूं, बोल रहा है वो उसको पूरा करना पड़ेगा, एंड यू हैव टू प्रूव। मैं वही अगर डिबेट में भी बोलेंगे तो यू हैव टू प्रूव कर रहा हूं, और मैं उस शख्स के सामने प्रूव कर रहा हूं जिन्होंने देश घूमा है। आपसे कोई छुपा नहीं है देश। और जब मैं गांव या तालुका या कहीं जाता हूं तो एक जनरेशन गैप दिखता है सर। 70 साल के बुजुर्ग से बात करेंगे, अगर ये 10 साल का हिसाब मांगते हैं ना, 10 साल उम्र घटा भी दीजिए, 60 साल का बुजुर्ग के अंदर क्या टेक्नोलॉजी आप ला सकते हैं, क्या परिवर्तन ला सकते हैं? एक जनरेशन मैं बात करूंगा
यूपीआई पे भी बात होगी, सब पे बात होगी, आज खड़े हैं सामने खड़े हैं। भाई, UPI बात को करें। इन्होंने UPI खा गया। पेमेंट के भी पैसे विकास बढ़ा की दिए इन्होंने। गद्दारी किसी ने की है तो वो कांग्रेस ने की है। विकास के साथ गद्दारी करके देश को कुपोषित करके यूपीआई से अब पेमेंट करने के ऊपर भी जेब काट ली जाएगी, ये भी ले लीजिए नई चीज। वेरी क्विक रिमार्क, क्योंकि उन्होंने बार बार आपका नाम लिया, तो वेरी क्विक एक बहुत जल्दी से, उसके बाद समाजवादी पार्टी। वेरी क्विक। देखिए, मैं पर्सनल रिमार्क्स पे नहीं जाता हूं, ना कतई मेरी नहीं, कोई आदत नहीं है। जाएगा, कोई नहीं आपने जो जाएगा। बोला, मैंने मैं मना इस कर बात दिया, को डिबेट पे कोई पर्सनल रिमार्क्स नहीं लेकिन होंगे। सवाल जी। ये उठता है हाँ कि जी। आज ये इतना शोर मचा रहे हैं, अपना क्यों नहीं रिपोर्ट कार्ड देते हैं? ये जो इनकी महाराष्ट्र की इनकी सरकार चली, यही अभी 6 महीने ही नहीं बीते हैं बात महाराष्ट्र तो में जब कर्नाटक चुनाव से शुरू हुई थी सर। नहीं, कर्नाटक से शुरू हुई थी, लेकिन चुनाव कर्नाटक में जब होंगे हम एक एक चीज का जवाब देंगे, कर्नाटक का भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन आज हम महाराष्ट्र पे सवाल पूछने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। महाराष्ट्र की जनता ने इसी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी की सरकार का जो इनका जिस तरह से बेमोल जो गठजोड़ हुआ है, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बोला था, ये वही एनसीपी थी जिसको 70,000 करोड़ रुपए का इन्होंने भ्रष्टाचारी बताया था इनके नेताओं को। और चक्की पीसिंग फडणवीस जी कहते नहीं थकते थे अजीत पवार के लिए कि चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग चक्की पीसिंग, और 3 दिन बाद ही अपने साथ ही जब उप मुख्यमंत्री बना लेते हैं, शरद पवार साहब की पार्टी चुरा लेते हैं, शिवसेना को चुरा लेते हैं। साहब, ये तो सवाल आपसे भी पूछा जाना चाहिए महाराष्ट्र कि वही शिवसेना थी, पानी पी पी के आपको कोसती थी। नहीं, ठीक है, कोसते थी, कोई विचारों बात में नहीं, मतभेद था। लेकिन शिवसेना की चोरी किसने कर दी? जनता ने जवाब दिया इनको। पार्लियामेंट के चुनाव में 48 सीटों में से 17 सीटों पे लाकर के खड़ा कर दिया है। कुछ भी आप बोल लीजिए, कुछ भी हम बोल लें, कुछ भी है बोल लें, लेकिन जनता से बड़ा जज कोई नहीं है। जनता जब इस अपना हिसाब से फैसला तो 15 सुनाती है साल ना, का हिसाब के सबकी बोलती बंद हो जाती है। इसलिए इस हिसाब से तो डिबेट हमको हटा ही देनी चाहिए, क्योंकि जनता 15 जवाब अगर आप देगी। कहीं तर्क ले लें, जनता जवाब अगर देगी। मैं जनता का जवाब है तो फिर हम आप ही के तर्क के हिसाब से चल रहे, ये डिबेट खत्म करते बात हैं। बात तर्क की नहीं हो रही है, बात बहस की नहीं हो रही है, बात जवाब की हो रही है कि जवाब जनता देगी। जिस तरह से इन्होंने जवाब महाराष्ट्र दे रही है। जनता ने जवाब दिया इनको और जनता जवाब दे रही है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो महाराष्ट्र के विधायक हसन मुश्रिफ के खिलाफ तमाम तरह के मुकदमे करती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो नवाब मलिक को जेल में डालती है और तमाम युवाओं के ठेकेदारी अपने आप को बताते थे। ऐसे चर्चा करानी है तो एक एक करके हम करें, मैं बीच में नहीं बोलता हूं। ये वही भारतीय जनता पार्टी है ना जो शोर मचा रहे हैं। आज नवाब मलिक को जेल भेजा इन्होंने, किस आरोप में जेल भेजा? सच बोलते हैं और सर, आज शोर नवाब नहीं मलिक को मचाते। समर्थन दे रहे हैं, उसके सामने कैंडिडेट नहीं खड़ा करने की हिम्मत हो रही है। नवाब मलिक को अघोषित समर्थन दे रहे हैं, Very उनके quick, साथ very गठबंधन quick, में sir. चुनाव Very लड़ रहे quick, and then the हैं। समाज- जिस नवाब मलिक को उन्होंने जेल में भेजा, दाऊद इब्राहिम का सहयोगी बताया, जिस हसन आपने मुश्रिफ अभी- को इन्होंने भ्रष्टाचारी बताया, आपने- जिस अजीत आपने पवार पूछ को इन्होंने लिया। भ्रष्टाचारी बताया, प्रधानमंत्री जी ने राइट खुद बोला। सर, राइट सर, टेकिंग अ पॉइंट। सर इन्होंने अभी बोला कि जनता जवाब दे देती है, तो अगर जनता ने ही हरियाणा में जवाब दिया तो आप स्वीकारिए कि आप वहां गलत थे। फर्जी ठेकेदार जो किसान के बन बैठे थे, पहलवान के बन बैठे थे, युवाओं के बन बैठे थे, जनता ने कहा घर बैठो, 100 करोड़ ठेकेदार नहीं चाहिए, विकास की नीतियों वाली सरकार चाहिए। जो सरकार आम जनमानस की सुनी है, जो रेडी ठेरी वालों की सुनी है, जो किसान की दर्द को समझा है, उस किसान को हमने चुना है। राइट सर। समाजवादी पार्टी कर्नाटक में 5 गारंटियां जो थी उसको पूरा करने के लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की जरूरत होती। इसमें गृह ज्योति योजना, गृह लक्ष्मी योजना, आप लोग भी बात गारंटी की थी, लेकिन युद्ध जो चल रहा है, जो बातचीत का वाक युद्ध है, वो महाराष्ट्र और झारखंड के बाद है। लेकिन बात तो ये भी कही गई कि चुनाव में जो गारंटियां आप उतना ही, और ये बात कांग्रेस की तरफ से आई कि पैर उतना ही फैलाएं जितना आप पूरा कर पाए, उससे ज्यादा ना बात बोलें, और ये अच्छी बात है। अब्बास साहब, देखिए प्रतीक जी, मैं दोनों पक्षों को सुन रहा था और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, और बोलते बहुत अच्छे हैं, मैं इनकी तारीफ करना चाहूँगा कि बोल एक धारा प्रवाह से बोल रहे हैं। लेकिन इन्हें जो है उत्तर प्रदेश में इन्होंने अलावा इसके के जातीय दंगे भड़काना और एक तरफा जो है अपराधी को ढूंढ ढूंढ के एक तबके के आदमियों को जो है परेशान करना, आज ही का देखिए, विकास से कोई मतलब नहीं है उत्तर प्रदेश में। देखिए विकास गन्ने का देखिए अब्बास साहब, narrative- एक पैसा नहीं बढ़ा रहे और नौजवान धक्के खाता घूम रहे रोड पे। अब्बास साहब नैरेटिव गलत बनाएंगे तो फिर बहस में देखिए, रोकना, narrative मुझे नहीं। मैं अच्छा, आपको एक- टोकना पड़ेगा, एक मिनट या के तो लिए। आप उदाहरण देके बताइए, मैं आपकी देखिए, बात सुनने को देखिए, तैयार। अगर कोई अपराधी है तो उसको अपराध का उसको बस एक मिनट के लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, माजरत चाहूंगा। आप देखिए, बोलिए। आज ही हापुड़ जनपद का एक फैसला आया है, आज ही देख लीजिए कि 10 हमारे दलित और जो है पिछड़े समाज के बच्चों को बहका के
एक अल्पसंख्यक के एक लड़के को मार के आज उनको आजीवन कारावास हो रहा है। 10 फैमिली बर्बाद हो रही है इस चक्कर में। विकास से इस सरकार का कोई लेना देना नहीं है। अब्बास साहब, किसानों मैं के बच्चे माफी आज चाहूंगा किसानों अब्बास के साहब। बच्चे धक्के खाते घूम रहे हैं। कोई अब्बास साहब, जो भी भर्ती आ अब्बास साहब, रही है, मैं आपसे एक चीज जानना सर चाहता हूं। जो भर्ती आ रही है वो सारी जो है वो पेपर लीक के हवाले चल रही है। अच्छा, मैं अब्बास साहब आपसे एक किसानों बात- का बेटा क्या मैं आपकी करेंगे? बात सुनने को तैयार हूं। मैं पूरी बहस रोक के मुझे आपकी बात इनकी बहस में मैं नहीं इनकी जाना। बहस छोड़िए। ना मैं मुझे- आपकी, क्योंकि अगर आप बहस करते तो कोई मकसद होना चाहिए। हाँ, मेरा मकसद ये होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे रोज दुकान सजा के बैठता हूं तो उसकी दुकान की सजावट के पीछे कोई मकसद तो होगा ना, कि क्या है मकसद। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुझे कोई एक ऐसी योजना बताइए जिसमें उत्तर प्रदेश में या देश में कहा गया हो कि नहीं, अब्बास साहब नहीं नौकरी कर सकते, या अब्बास साहब को नौकरी नहीं मिलेगी, लोहिया साहब को नौकरी। मुझे उदाहरण के साथ बताइए। देखिए, जब नौकरी में आप जो है पहले ही पेपर लीक का उसमें जो है जहर डाल देते हो तो आप नौकरी किसको दे रहे हैं? ना हिंदू को, सबसे ज्यादा तो हिंदू घाटे में है नौकरी के मामले में। चूंकि 80% हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे बेरोजगार हैं। मुसलमान तो बेचारा कितना पढ़ा लिखा है, 5% ज्यादा लिटरेसी रेट है। तो सबसे बड़ा तो हमारा जो है हिंदू भाई, उनके बच्चे ज्यादा बेरोजगार हैं। मैं हिंदू की बात ही नहीं करता अब्बास साहब। मैं अब फिर अकलियत पे बात करता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक हाथ में कुरान शरीफ, एक हाथ में लैपटॉप, तो क्यों नहीं धारा में जुड़ना चाहते हैं? दूसरे वो ये भी कहते हैं कि जो ये मुसलमान हैं और ये उससे पहचाने जाते हैं, इनकी पोशाक से हम पहचान लेते हैं। तो जब पोशाक से पहचानोगे तो उन्हें रोजगार देगा। बीजेपी बिल्कुल ऑब्जेक्ट करता हूं मैं इस बात पे। प्रधानमंत्री जी ने चाहे भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला हो चाहे मंच से हो, एक नारा स्पष्ट करके दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। लेकिन ये किसने कहा? देखिए, ये ये भारतीय जवाब जनता पार्टी के बंगाल के अपने नेता ने बोला, इनके बड़े नेता ने कहा ये नारे बंद करो। अगर बीच में बोलेंगे तो कैसे प्रतीक भाई, ये सुनेंगे? किसने बोला? बहुत अच्छी अब्बास साहब से मैं सवाल पूछ रहा था, अब्बास साहब जवाब दे रहे थे। मैं तो इन्हीं का तो मैं उत्तर दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े one by नेता one, साल के, one उन्होंने by one, बोला one कि by इन नारों को बंद करो। ये हमने नहीं बोला। क्या करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई? आप क्या भाई, कार्रवाई करेंगे उन नेता one by के one, ऊपर? one by मेरे से प्रश्न है। प्रतीक भाई, उन ऋषभ, नेता पे नहीं, इनका नहीं, एक जब नेता बात सदन में जब खड़े बात होकर जब बात के गालियां गलौज करता जब बात है। ऐसे नहीं। प्रश्न मेरे से है सर, मैं जवाब दे रहा हूं। आपका ये न्यूज 18 का स्टूडियो है, हम लोग आए, लिफ्ट से चढ़ के आए, आप क्या वो लिफ्ट में ये लिखवा के रखे थे कि इस लिफ्ट से जो है हिंदू चलेगा, इस लिफ्ट से मुस्लिम चलेगा? नहीं, उसी विचारधारा से जब योजनाएं निकलती है तो क्या उस योजना में ये लिखा रहता है ये योजना केवल हिंदू के लिए है, ये योजना क्या केवल मुस्लिम के? कतई नहीं। लेकिन इंडी गठबंधन के सो कॉल्ड युवा नेता, 2 लड़कों की जोड़ी वाले युवा नेता ये जरूर कहते हैं अपनी जाति बताओ, मिस इंडिया के कॉन्टेस्ट अब आया असली मुद्दा। इनको प्रतीक जाति भाई, अब आ ढूंढना गए। और अपनी जाति अब का आ गए। पूछी जाए तो कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। प्रतीक अरे भाई। रे 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 बड़ी हत्या कर दी प्रतीक भाई, अब लोकतंत्र तो की। मौका तो ये देंगे। सबसे बड़ा सवाल इसलिए है सर प्रतीक भाई, कि 10 आज डिबेट क्या शुरू 30 हुआ? सेकंड। आपने क्या बात की? फाइनेंस इशू पे। आपने क्या बात की? 30 इलेक्शन सेकंड। इशू पे। कहां लेकर चले गए 30 डिबेट? सेकंड। किनके नस में बसा है 30 हिंदू मुस्लिम सेकंड। करना? कौन 30 मोड़ दिया सेकंड। डिबेट को? ये देखने का विषय यह है कि गलती करेंगे आप और उस पर जब सफाई भाजपा देगी तो सीना पीटने अरे लग जाएंगे। आपने तो क्योंकि सफाई आप ऐसी expose करी हो है, गए। प्रतीक राइट, भाई, राइट, आप मैं देख रहा हूं। expose मैं हो आप गए। बार बार पूछ रहे हैं ना, मैं आपको दूंगा मौका ना। और जब आप बीच में कह रहे झूठ झूठ, तो ये डिबेट के अच्छे तरीके नहीं है। ये डिबेट के अच्छे तरीके, मैं आपको बोलूंगा और ये नहीं बोलेंगे बीच में। 30 सेकंड मुझको दे नहीं, दीजिए। 30 सेकंड मैं आपको 40 सेकंड दूंगा, लेकिन आप बीच में वो नहीं बोलेंगे आप। अच्छा, जो बोलो। क्योंकि ड्रामा फिर वो जो होता है वो डिबेट का ड्रामा हिस्सा नहीं है। नहीं, अब वो अब- मुझे ड्रामा अब- मत अब बताइएगा। मुझे बिल्कुल बस जी, दे दीजिए। बोलिए। हाँ, बोलिए। 69,000 हाँ। शिक्षक भर्ती घोटाले के अंदर किसका इन्होंने रिजर्वेशन क्या कोर्ट ने कहा? कोर्ट ने क्या कहा? खाया कोर्ट ने किसने? क्या कहा? खाया किसने? पूरा और बताइएगा बताइए, बात। स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो नियुक्तियां हुई हैं किन लोगों की हुई हैं, किसका खाया गया? असिस्टेंट प्रोफेसर, जो एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं, उनकी नियुक्तियों में किन लोगों का जो इन्होंने आरक्षण खा रहे हैं, किस तरीके से नियुक्तियां करी जा रही, वो इनको मामला नहीं पता होगा। और सबसे बड़ी बात, अभी भ्रष्टाचार के ऊपर जब आते हैं, मैंने अभी एग्जांपल इनको दिए, लगातार इनको एग्जांपल दिए जा रहे हैं भ्रष्टाचार के, उस पर बात नहीं करें। हाँ, जहां पर इन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के जो नारे की बात करी थी, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता बंगाल से आके कहते हैं बंद करो इन नारों को, और क्या कार्रवाई होती? इन्हीं के नेता जब सदन में खड़े होकर के अपने सहयोगी को अपशब्द कहते हैं, अपमानित करते हैं, आज तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, ये अपने बताने के लिए कहते हैं कि भाई हमने जो है उनको टिकट दे दिया। ये क्या बात हुई? डिबेट दूसरी तरफ कहीं जा रही है। आप तो यूपी से आते हैं ना? मैं यूपी से ताल्लुक रखता तो यूपी से ताल्लुक रखते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि जो नियुक्तियों वाला मसला है
उसमें विश्वास की कमी है, ये बात मानते हो और मैं मान लेता हूं आपकी बात, लेकिन मैं बात मान लेता हूं, आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन आप मुझे बताएंगे कि नियुक्तियों के मसले पर ये परेशानी कब से और किस साल से है? लंबे समय से प्रतीक तो भाई। ठीक, बस मिल गया जवाब जी, मुझे जवाब मिल गया जी। लोहिया साहब, प्रतीक भाई, मैं उम्मीद करूंगा अपने दोस्तों से कि चर्चा को सार्थक रूप में लेकर के चलें, इस प्रकार से आपस में ठीक नहीं है। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं प्रतीक भाई, जो आपने बात रखी, चादर उतनी फैलाई जाए जितनी की आपके बिल्कुल। पास आपकी लंबाई है। जो समय का मोल समझता है, जो समय का मोल समझता है, समय उसको अनमोल बना देता है। मैं 2014 से शुरुआत करूंगा प्रतीक भाई, थोड़ा सा समय मैं आपके साथ लूंगा जी। 2014 में जब यूपीए सरकार हटी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, एक नारे के साथ आई, सबका साथ सबका विकास। और सबका साथ सबका विकास के साथ साथ जब सरकार चलती है तो प्रतीक भाई जनधन योजना के साथ साथ करोड़ों लोगों के खाते खुलते हैं। उस खाते खुलने के बाद करोड़ों लोगों को कितना फायदा होता है, शायद ये उन लोगों से पूछा जाए। ये लोग अगर इंडी गठबंधन वाले उन लोगों से पूछेंगे तो इनको पता लगेगा। अगर कोई भी योजना धरातल पर आई है, कोई भी योजना मोदी जी की आई है, बार बार ये जो एक नैरेटिव बनाने का काम करते हैं, ठीक है, इनका अपना ये परसेप्शन हो सकता है, राजनीतिक परसेप्शन हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक पूरे भारत के लिए एक योजना बना करके जब लाई है, जनधन योजना से लेकर के आपको गरीब कल्याण घर आवास मिले वहां तक लेकर के, जो आदमी सबका साथ सबका विकास की बात करता हो, विकसित भारत की बात करता हो, और विकसित भारत को आज कहां से कहां लेकर 2014 में केवल 10 वर्षों में आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उस चोटी पर पहुंचाया है। प्रतीक भाई, इसको आपको भी डिनाई नहीं करेंगे, मैं भी नहीं डिनाई करूंगा, और देश का कोई भी नागरिक इस बात को डिनाई नहीं करेगा कि 2014 के भारत में और 2024 के भारत में कितना बड़ा बदलाव आया। अत्री साहब, मैं अत्री साहब, देखिए, मैं पूरी बात कर लूं। बात आपने बात उठाई है खड़गे साहब की। खड़गे साहब ने जो बयान दिया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये कांग्रेस के बहुत बड़े हमारे नेता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। आदरणीय राजीव गांधी जी ने भी एक बात कही थी, 1 रुपए जब चलता है तो केवल 10 रुपए तक 10 पैसे नीचे जमीन पर पहुंचते हैं। तो खड़गे जी ने कोई नई बात ऐसी नहीं कही है। खड़गे जी ने अपने कांग्रेस के उन लोगों को चेताया है जो झूठे वादे लेकर राज्यों में काम कर रहे हैं और राज्यों की लोगों को डुबाने का काम कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमने 5 गारंटी पूरी कर दी, 5 वर्ष पूरे हो जाने दीजिए। भैया, आपको तो गारंटी तुरंत लागू करनी चाहिए थी, 10 की 10 लागू करनी चाहिए थी। आपने वादा किया था 5 गारंटी, आपने वो भी पूरी नहीं हुई है प्रतीक भाई, वो भी आधे रूप में है। जो 5 आपने गारंटी की बात करी है वो भी आधे रूप में है सर, अभी पूर्ण रूप से वो भी नहीं उतरी है। दूसरी बात, अरे आपने कहा कि आपने पूरी कर दी, जब वहां पर हिमाचल के अंदर लोगों को जो सरकारी कर्मचारी है उनको पैसा देने का, उनकी सैलरी देने तक का आपके पास पैसा नहीं है। हिमाचल के अंदर आप रुकिए रुकिए, नुकसान भी हुआ, प्रतीक भाई, इनके 25 मिनट हो गए, हम लोग बीच में नहीं बोलते हैं। नहीं, मैंने आपको बता दिया क्योंकि हिमाचल का लगातार भैया मैं आ रहा हूं उसी बात सुनिए। पे। हिमाचल के अंदर सबसे बड़ी आपदा आई थी। आती है तुलना की भाजपा की राज्यों की सरकारों में, कांग्रेस की सरकारों में। प्रतीक भाई, कर्नाटक के अंदर मुख्यमंत्री को जमीन अलॉट होती है, मुख्यमंत्री के परिवार को जमीन अलॉट होती है, और अभी आपने देखा किस प्रकार से मुख्यमंत्री के परिवार कहते हैं हमें ये प्लॉट नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए। सर, जब तक आप भ्रष्टाचार को खत्म नहीं करोगे तो जमीन पर आप कोई काम नहीं कर सकते सर, केवल भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली। और अभी मेरे कांग्रेस की भ्रष्टाचार, फिर मैं बोलूंगा भ्रष्टाचार के ऊपर। अभी आपसे हमने पूछा कि कौन सी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टेलीविजन पे पैसे लेते पकड़े गए, उसका जवाब दीजिए ना, हम भी बोल उसका जवाब दीजिए आप आकर के। देंगे आप अपनी बात रखिए प्रतीक, ज्ञान देंगे आकर के। प्रतीक भाई, मैंने अत्री साहब से पूछा 2013 में 14 में दिल्ली के अंदर जल्दी कंप्लीट करिए। कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई सर। हाँ। सर, सरकार बनाई, भारत उसी आम आदमी पार्टी का इन्होंने जिक्र नहीं किया। दिल्ली के अंदर केवल हिमाचल, कर्नाटक, केवल 2 राज्य दक्षिण में। राइट सर, राइट सर। आज दिल्ली किस बर्बादी पर है? दिल्ली के हालात क्या है? राइट सर, दिल्ली टेकिंग में योर पानी पॉइंट। पीने को नहीं है, राइट सर, दिल्ली में टीटीसी बसों की सुविधा नहीं है, राइट, दिल्ली के अंदर अनोथाइज कॉलोनियों में। टेकन योर पॉइंट सर, टेकन योर पॉइंट। अत्री साहब, अभी कुछ त्योहार चल रहा है, इसी समय इसी के बीच में प्रधानमंत्री ने एक योजना आयुष्मान की लागू करी। 70 साल से पहले सभी बुजुर्गों को, 70 से ऊपर जो है सबको दी जाएगी। तो इसमें कोई डिस्पैरिटी थी क्या? उन्होंने कहा, उन्होंने बल्कि यहाँ पे थी उसको इंगित किया कि दिल्ली और बंगाल में ऐसा नहीं कर पा रहा, इसका मुझे दुख है। तो योजनाओं को लेकर जो एक समानता है उस पर बात हो, और आप अगर बात कर रहे हैं कि नहीं हम ये भी देंगे, तो फिर तो सवाल उठता है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक चली गई बात कि ये जो वादे हो रहे हैं किस बिना पर हो रहे हैं, पहले तो उसका फ्रेमवर्क बताया जाए। देखिए, निश्चित तौर पे हमारा स्पष्ट मानना है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर केंद्रीय नीति आती है, सब राज्यों की जिम्मेदारी बनती है उसको लागू करना, और कांग्रेस की सरकारें लागू कर रही हैं। हमने कभी
भेदभाव नहीं किया, ना कभी केंद्र सरकार की किसी भी नीतियों का अवहेलना की। यह अलग बात है कि केंद्र सरकार जरूर जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, जो हमारी इंडिया अलायंस की सरकारें चल रही हैं, उनके साथ भेदभाव रवैया अपनाते हैं। हमारी सरकारों का जीएसटी का पैसा सेंटर रोक करके बैठी हुई, पैसा फंड्स एलोकेट नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से वहां पर काम करवाने में दिक्कत आती है। अभी मैं कुछ एक दो आंकड़े पेश करना चाहूंगा जरूर। कि ये बात कहनी, कथनी और करनी में क्या अंतर होता है। अभी महाराष्ट्र सरकार का पिछले साल बजट आया था, शिंदे साहब ने बजट पेश किया था जी। दो छोटी सी एक वो देता हूं, मराठवाड़ के लिए इन्होंने पिछले साल 37,000 करोड़ रुपए अलोकेट करने की वायदा किया, बजट में प्रावधान रखा कि हम 37,000 करोड़ रुपए से वहां पर विकास करवाएंगे जी। लेकिन हकीकत यह है कि एक साल बीतने के बाद भी 37,000 करोड़ में से 60 करोड़ रुपए ही सिर्फ आवंटन किए, अलोकेट किए। तो ये क्या फर्क है, ये बताइए कथनी और करनी में। आप 37,000 करोड़ का घोषणा करते हैं बजट में और 60 करोड़ रुपए देते हैं, तो इस हिसाब से तो आपको 20 साल तक भी वहां पर काम नहीं करवा पाएंगे। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी के लिए उन्होंने 12,900 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान रखा और दिए सिर्फ 300 करोड़ रुपए। तो ये क्या है? ये मैं आंकड़े के साथ बोल रहा हूं, मैं हवाई बातें नहीं बोल रहा हूं, ये इनकी सरकार का, इसीलिए जनता इनको वहां नकार रही है, इसीलिए इनके खिलाफ वहां पे जनता का भावना है, जनता इनके विरोध में है और कांग्रेस हमारी और सहयोगी दलों के पक्ष में माहौल है। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने धोखा दिया, महाराष्ट्र के लोग, मराठी लोग और महाराष्ट्र के तमाम लोग बहुत ही कम से कम जो है इस बात को बहुत बुरा मान रहे हैं कि जिस तरह से ठाकरे साहब की पार्टी में टूट करी, जिस तरह से पवार साहब की पार्टी में टूट करी, जिस तरह से जिन लोगों को आपने भ्रष्टाचारी बोला उन्हीं को आपने उप मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया, जिन लोगों को आपने जेल में डाला ठीक है साहब, समर्थन में मैं पॉलिटिकल फ्रेम में जाने रहा, आपकी बात करें उसमें दोनों बातें होती हैं कि आप कह सकते हैं कि टूट डालने के लिए वो बहुत नाराज हैं, और ये भी कहा जा सकता है कि जो टूट के जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं, वो कमजोरी उनमें भी तो है, वो भी पूछा जा सकता है। जी वेरी क्विक, बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। हाँ, उनसे इन्होंने कहा, देखिए सवाल आपके ऊपर बनता है और वो जो सवाल है वो मैं पूछ रहा हूं आपसे। सवाल इन्होंने ये उठाया आपके ऊपर कि मेरा पैसा बकाया रहता है, बिल्कुल योजनाओं का पैसा बकाया रहता है, देखिए और जीएसटी का पैसा उन्होंने कहा कि बकाया, और राज्य सरकारें बार बार इस बात को काउंसिल में कहती भी हैं, बार बार कह दीजिए। हिमाचल के मुद्दे पे ही लीजिए, हिमाचल का कहता है कि मेरा पैसा केंद्र सरकार पे बकाया है, तो योजनाओं को पूरा करने में मुझे दिक्कत आती है। जी सर देखिए, जब क्लास में कोई बच्चा कुछ कर नहीं सकता है तो एक रोंदू बच्चा हर क्लास में होता है, वही है कांग्रेस और इंडी गठबंधन। रोते रहना है, सिचुएशन में अपने आप को मजबूत करके विकास कैसे करना, इन पे नहीं चलेंगे। ये कहते हैं कि हमारे फंड रोक के रखे, जब फंड 36,000 करोड़ जो अप्रोक्सीमेटली निर्धारित किया जाता है, जब वो रिलीज करने की बात आती है और उस पर जब सरकार नोटिस पूछती है कि आपने फंड का एलोकेशन किन किन योजनाओं के तहत किया, तो कहते हैं जवाब नहीं देंगे। हु आर यू, क्यों मुझसे क्वेश्चन पूछते हो? तो क्या क्वेश्चन नहीं पूछा फंड से रिलेटेड? पॉइंट 1। दूसरी बात, एक प्रश्न जरूर पूछूंगा सर, हर बार ये महाराष्ट्र लेकर आ जा रहे हैं कि महाराष्ट्र में आपने क्या किया क्या किया क्या किया। मैं पूछता हूं, अनेक वादे आपने झारखंड में किए थे, उसका क्या क्या जवाब नहीं है। और फूट की जरूर बोलूंगा, जो हर समय उद्धव ठाकरे जी का एक इमोशनल कार्ड खेलने का प्रयास किया जा रहा है, तो मैं उस पर जरूर जवाब दूंगा, बड़ा शालीनता से सुनिएगा। उद्धव ठाकरे जी कोई भाजपा के कारण आज नहीं घर बैठे, पुत्र मोह उनको घर बैठाया है और उनका पुत्र मोह उन्हें सत्ता से सदैव दूर रखेगा। और मैं बताता हूं, प्री पोल्ड अलायंस को किसी ने तोड़ा तो वो उद्धव ठाकरे ने तोड़ा। हम मिलकर इलेक्शन लड़े थे, मोदी जी के फेस पे इलेक्शन लड़े थे, चुनाव में वोट आपने मांगा, भाजपा की नीतियों पे वोट मांगा, भाजपा के कार्यशैली पे वोट मांगा, और जब चुनकर आ गए तो अरे कितना सुंदर सत्ता कैसे दूर होए, लादो मुझे बड़ा प्रीत होए। तो सत्ता का जो प्रीत नजर आया, बेटा सुख नजर आया, वो आपको तोड़ा है, भाजपा की नीति नहीं तोड़ी है। भाजपा की नीति अभी देख लीजिए, फिर अभी आपको पता है 4 जून के बाद आप पूर्ण सरकार में बैसाखी ऊपर हैं, उनके साथ आपने गठबंधन कर रखा है टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के साथ, जो 4% आरक्षण का समर्थन करते हैं। ठीक है, वो मैं चंद्रबाबू नायडू का समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? किस प्रकार की बैसाखी की बात? 4% आरक्षण का समर्थन करते हैं, आप नहीं करते? किस प्रकार की बैसाखी की बात बता रहे हैं? 4% भाषा पे मत जाइए, भाषा तो हमने वो भी देखी है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड दीदी और दीदी वाली भी हमने भाषा दी, हमको भाषा का ज्ञान नहीं सीखना है। फिर हम आएंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। नहीं जवाब साहब हम धमकाएंगे नहीं, सच बताएंगे। नहीं अगर सच नहीं जवाब हम क्या करें? आराम से, जवाब साहब उन्होंने कहा, छोटी सी बात कही थी, कोई बहुत ज्यादा चीखा चिल्लाने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा था एक प्री अलायंस होता है और एक पोस्ट अलायंस होता है, बस वो सवाल का जवाब था। जी शरद जी मैं आपके पास आ रहा हूँ कि पैनल मैं दे दूंगा जवाब। कोई गारंटी नहीं होती है, जब बात वही गारंटी पे बात कर रहा हूँ मैं, 10 और 5 की गारंटी में बात कांग्रेस की नहीं है। नहीं वो तो भाजपा दिख रही है। ठीक शरद जी,
डिबेट के एकदम बीच वाले हिस्से में मैं आपके पास आया हूं। अब सवाल ये है कि खड़गे साहब बात तो सही करें, इसमें तो कोई डिनाई नहीं करेगा कि उन्होंने कहा कि भाई वादे करते चले जा रहे हो, पूरा भी तो करना है। कुछ स्कीम्स हैं उस पर उन्होंने कहा समीक्षा होगी और कर लेनी चाहिए, सरकार को जरूर करना चाहिए, लेकिन वादे तो आपने कर दिए और ये जो वादे हुए हैं उसके ऊपर उनको रिजल्ट भी मिले, लेकिन 23 के चुनाव में कांग्रेस को रिजल्ट नहीं मिले कुछ, लेकिन कर्नाटक को छोड़ के। अब सवाल ये है कि ये वादे जो हैं कितने कारगर साबित हो रहे हैं चुनाव में, क्या चुनाव इससे जीते जा रहे हैं? एक बात। दूसरी बात ये कि जनता को लोग लुभावने वादे करके, और जनता को भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये है किस लिए। शरद जी, दो तरीके के वादे होते हैं प्रतीक, और मैं टेक्निकल समझा देता हूं क्योंकि पॉलिटिकल बहस चल रही थी, मुझे आपने बीच में खड़ा किया है तो मैं बात भी बीच की करूंगा, कॉन्सेप्ट की करूंगा। एक बजट के अंदर के वादे होते हैं, एक बजट से बाहर के वादे होते हैं। जी। जो तंग करते हैं वो बजट के बाहर से वादे, के। और ये आग लगाई हुई दिल्ली से है। ये जो फ्री बीज, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस का सफर, मुफ्त बैंक में पैसे, ये आग ऐसी है कि जंगल की आग है। अगर एक पार्टी इस फ्री बीज से चुनाव जीत गई तो दूसरी पार्टी चाहे या ना चाहे उसको फ्री बीज देना ही पड़ेगा। ये सिचुएशन आ चुकी है। और ये हमारे भाजपा के मिसाल के तौर पे ओल्ड पेंशन स्कीम जी हिमाचल में, जी ओल्ड पेंशन स्कीम का 1000 करोड़ रुपए का है जी, और वो जो बजट है उस बजट को देने के लिए अभी भी उसमें 9500 और- ऐसे लोग हैं, और मैं हिमाचल की बात और करूं, करीबन 40 और 20% 60% हिस्सा ये है कि पेंशन और तनख्वाहों पे जा रहा है। मेरे पास प्रतीक सारे आंकड़े हैं, सब राज्यों की मेरे पास बैलेंस शीट है, और मैं अगर वो बैलेंस शीट या बताने लग गया तो आपका शो थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा और उसमें से थोड़ा मसाला भी कम हो जाएगा। तो मैं उस आंकड़ों में ना जाते हुए मैं ये बताऊंगा, वेस्ट बंगाल, केरला, मध्य प्रदेश, पंजाब और अब दिल्ली, इन सारों की जरा बैलेंस शीट उठा के देख लीजिए क्या हालत है। आपको मैं दर्शकों के लिए बता दूं, एक FRBM होता है जिसको फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, जिसके अंतर्गत कोई भी राज्य कितना उधार ले सकता है वो लिखा होता है। और अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं उसमें लिखा गया है कि आप 20% से ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, और ये सारे के सारे राज्य सिर्फ सत्ता लेने के लिए कर्ज ले रहे हैं। और मालूम है इसका इफेक्ट क्या हो रहा है, और ये आज के युवा सुन ले इस बात को ध्यान से, इसका इफेक्ट ये हो रहा है कि युवा आज 1000 रुपए के फायदे के लिए अपने भविष्य के 1 लाख रुपए का नुकसान कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। और इस जनरेशन के लिए, पिछली जनरेशन अपना, अगर आप OPS देते हैं, आप ओल्ड पेंशन देते हैं, आप किसी युवा की नौकरी छीन लेते हैं। अगर आप इसको आंकड़े खोल के देखें, और सभी पार्टियों को इस बात पे खुलासा करना चाहिए कि ये फ्रीबीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं बता देता हूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, मतलब आपने एक चीज पे कॉस्ट लगाई तो उसकी कहां जाके मार पड़ी। हर पॉलिटिकल पार्टी को, मेरे जितने माननीय साथी खड़े हैं, और हर प्रवक्ता को यह बताना चाहिए कि जो भी फ्रीबीज वो दे रहे हैं उसकी कहां जाके मार पड़ रही है। सिर्फ एक जेब में से लेके दूसरी जेब में जाना नहीं है। शरद जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। इस बात को मैं बस सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैं मिसाल के तौर पर, क्योंकि मेरे मुंह से निकला था ओल्ड पेंशन स्कीम वाली बात जी, हो सकता है बहुत अच्छी बात हो, बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन सरकार ने एक पेंशन और उसके सामने न्यू पेंशन लेके आए, उसके बाद एक और संशोधित लिया, यूनिफाइड लिया। सवाल ये नहीं है, पेंशन की बात नहीं, सवाल ये है जो आपने कही वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपने कहा कि अगर कोई फ्रीबीज का एक स्कीम है, उसकी मार अभी आपको लग रही है कि बढ़िया है, उसका अंततः क्या निष्कर्ष आने वाली जनरेशन उसकी कीमत भुगतेंगी। हाँ, तो वो बताना पड़ेगा। ये बताना चाहिए जब भी कोई फ्रीबी अनाउंस हो। मैं अपने सारे माननीय राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ता से कहूंगा कि जब भी कोई आप अनाउंस करें, 1000 रुपए बैंक में डालना हो। मिसाल के तौर पे बताया, अगर 200 से या 250 यूनिट थी, 250 यूनिट थी शायद हिमाचल में, अत्री साहब करेक्ट कर दीजिएगा मुझे, बिजली फ्री थी ना, 125 पहले ही मिलती थी वहां पे, जो लेकिन जो आयकर देते थे वो उनके लिए खत्म कर दी गई 125 वाली। क्योंकि पैसा ही नहीं, अगर तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं बचेगा, आपके राज्य सरकार के एम्प्लॉइज तनख्वाह के लिए तरसते रहेंगे, तो ये तो फ्रीबीज का हाल सामने दिखाई दे रहा है। और जनता को यह समझ में आ गया कि मैं किसी कार्यालय में गया और वहां पर मुझे अफसर क्लर्क बैठे हुए नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं मिली है। और क्यों नहीं मिली? क्योंकि आपके अकाउंट में 1000। और ये खाली कांग्रेस उसके लिए नहीं है, ये बीजेपी के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा। ये एक ऐसी जंगल की आग है प्रतीक कि ये फैलेगी। इस आग को जितनी जल्दी बुझाया जाएगा, अगर नहीं बुझाया गया तो ये राज्य श्रीलंका का हाल हो जाएगा, ये बांग्लादेश का हाल हो जाएगा। मैं वही कह रहा हूं कि पेंशन से मैं आपको दे दूंगा, आप ही को दे दूंगा। आप पेंशन की कहां से करें, पहले तो तनख्वाह की बात कर लेना जी जनाब। भाई देखिए क्या है, हम लोग विश्व गुरु बनने की बात करते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, और अभी लगातार डंका और ढोल पीटा जाता है
कि हम तीसरी आपको अर्थव्यवस्था नहीं बनने लगता जा तो रहे हैं। मत नहीं लग रहा विश्व गुरु प्रतीक बनेंगे भाई, तो आप अरे ये नहीं, तो मैं अजब तो सी बात चाहता है। हूं, दुआएं करता हूं कि बने, लेकिन झूठ उसके का उसके कैसे? लिए प्रयत्न करिए, काम भी करिए। नहीं, काम तो बिल्कुल होगा, हाँ। लेकिन अब क्या मैं बोलूं, फिर वो बात नहीं, आ नहीं, आप जाती है, बोलिए, बहुत नहीं, जो दूर बोले तक। अच्छा बोले, अब अच्छे के सिवा अच्छा ही कुछ ना बोलूंगा। बोले। फ्री बीज की जहां तक एक बात करते हैं, आंकड़ा। हम विश्व गुरु बनने की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें और जुमले इसीलिए कहते हैं नहीं फेंकना चाहिए। हैरत, अमेरिका हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण है। क्या वहां पर जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं उनको भत्ता दिया जाता नहीं दिया जाता, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फ्री होती है या नहीं होती है? एक आंकड़े का जवाब सुन लीजिए, वहां पर बिजली और तमाम चीजें भी फ्री होती है या नहीं होती, पता कर लीजिए जाके इलेक्शन अमेरिका। लेकिन अगर हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, उनका इकोनॉमी का साइज बहुत बड़ा है। एक आंकड़े का जवाब बहुत बड़ा, एक आंकड़े का जवाब दे दीजिए। 1947 से मैं ये राजनीति से हटके बात है, मुझे कोई इसमें भाजपा की तरफ टिल्ट हुआ ना माने, कृपया मैं दोबारा कह रहा हूं। 1947 से लेकर 2014 तक हमारी अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन तक पहुंची थी। अगर जो दर्शक 2 ट्रिलियन नहीं समझते हैं, 84 लाख करोड़ का 1 ट्रिलियन होता है, 2 ट्रिलियन तक पहुंची थी। कैसे ये 2014 से 2024 2024 तक पौने 4 ट्रिलियन तक पहुंच गई? मैं भी इकोनॉमिक्स समझता हूं, मैं आप जानते हैं, मैंने मना नहीं किया। 67 साल में 2 ट्रिलियन और बाकी के 10 साल में पौने 2 ट्रिलियन। अब ये एक आंकड़ा ऐसा है प्रतीक जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं, मैं करूंगा। एक आंकड़ा मैं आपको दे रहा हूं। मनमोहन सिंह के पास जब कार्यकाल आया $0.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। जब वो छोड़ करके गए 2014 में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी। फिर आपने क्या करा? आपने जीएसटी गलत तरीके की जो इंप्लीमेंटेशन वो नहीं, और नोटबंदी करने के बाद जीडीपी तड़ाक से गिरी हमारी 2%। और उसके बिल्कुल मैं आपसे जब बात जीएसटी आपने थोप दी, जो बात कहते हैं इंप्लीमेंटेशन नहीं, इंप्लीमेंटेशन आप कहते हैं उसको एक काउंसिल है और उसके इनिशिएशन आपका ही है, वो आप ही ने शुरू किया था। 1,90,000 करोड़ कलेक्शन आई है इसकी, 1,90,000 करोड़ एक महीने में कलेक्शन आई है। इस बात जीएसटी आपकी बात का जीएसटी का कलेक्शन क्या है इस बार का, बताओ मुझे इस वक्त अभी बिल्कुल 1,87,000 करोड़ एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, मैं पढ़ करके बता दूंगा। मैं वही बता रहा हूं जी, वेरी क्विक। सर वहां पे कर्नाटक में आदरणीय खड़गे जी बोल रहे हैं और उसी बात को यहाँ पे जवाद भाई भी बोल रहे हैं। धन्यवाद जवाद जी सद्बुद्धि देने के लिए कांग्रेसियों को कि जुमले ना फेंको। ये कह रहे हैं देश बर्बाद हो जाएगा। फ्री बीज का फर्जीवाड़ा क्या होता है सर, ये मैं आपको बताता हूं। किसी को अनाज मुफ्त में देकर मजबूत करना ये फ्री बीज नहीं है, लेकिन फ्री बीज का फर्जीवाड़ा वो है कि एक फॉर्म निकालेंगे, कहेंगे उसको भरो और खटाखट 8,500 सिलेंडर देंगे। झूठ जो बोलते हैं। सवाल ये है कि ये जो फ्री बीज है इसके पीछे एक तर्क है, और वो तर्क दिल्ली सरकार की तरफ से दिया जाता था। मुझे याद है जब वो इलेक्शन से लड़ते थे, उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये तो सरकार का, ये तो जनता का पैसा है, हम जनता को लौटा रहे हैं, हम बिजली फ्री दे रहे हैं, हम पानी फ्री दे रहे हैं, और एक जस्टिफिकेशन दिया गया था। आज की बहस में इस बात का, यहां से ये बात निकली थी, तो उसको मैं रखना बहुत जरूरी था। मैं बीजेपी को देता हूं, देन आई विल कम टू यू। जी सर, सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जब महाराष्ट्र के अंदर माझी लड़की बहन योजना के अंतर्गत 1500 दिया जाता है पर सैलरी नहीं रुकती, लेकिन इनके अंदर जो वादे किए जाते हैं वहां सैलरी रुक जा रही है। दूसरी बात, इन्होंने अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जवाद भाई ने बात कहा कि बहुत बड़ी आपदा हिमाचल में आई थी, हमें भी दुख है, हमने भी सहयोग किया। तो क्या जब देश में कोरोना जैसी, विश्व में कोरोना जैसी बड़ी आपदा आई, उस समय जब देश मजबूती से खड़ा और उस समय जब देश के साथ मोदी जी खड़े होकर देश का उत्थान किए, तब आप सवाल क्यों पूछते हैं कि अभी क्यों बेरोजगारी रेट इतना बढ़ रहा है? उस समय क्या देश में फूल झड़ रहे थे कोरोना के समय? मतलब आपके ऊपर जब सवाल खड़ा होगा तो आपदा का बहाना लेंगे, लेकिन जब पूरे विश्व पे आपदा थी तो उस समय मोदी जी की अच्छी नीतियों पे आप सवाल खड़ा करेंगे। इसलिए इस कोई मिसमैनेजमेंट नहीं था। आज जो आप खड़ा होकर, आज जो जवाद भाई खड़ा होकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी करी, ऋतिक भाई इनका सच को देखिए जवाद भाई गाली दे रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि यहाँ के डॉक्टर ने तुरंत वैक्सीन बनाई और आपको वैक्सीन मिला और आप खड़ा होकर मोदी जी को कोसने का काम कर रहे हैं। बड़ी बात कर रहे हैं भाई, झूठ बोला जाएगा फिर। सर ये सारे बातों में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एडवाइजरी जारी करी गई थी कि कोरोना कोई सीरियस जो है बड़ी बीमारी के तरीके से नहीं है, उसके बाद वापस ले
लिए गायब गुमराह करा। करने की बात और करेंगे। राहुल गांधी साहब लगातार बता रहे थे। ये बीच में इंटरप्शन करने की अरे इनकी गजब आदत हो बात गई है, है। झूठ बोले दूसरी बात, आएंगे। ये सारी बातों में एक बड़ा रिमार्क आप भूल गए, ब्रेकिंग चलाना भूल गए सर। आपको जल्दी चलवाना चाहिए पीसीआर से ब्रेकिंग। अनुज यात्री जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी फ्री बीज देकर दिल्ली को कंगाल कर गई। मिस कांग्रेस कहती है आम आदमी पार्टी दिल्ली को बर्बाद कर रही है। ये सो कॉल्ड इंडी गठबंधन के जो कथाकथित मिलाव है, ये टकराव देख ले। जुड़ेंगे जीते के नारा देने वाले गठबंधन तो जोड़ नहीं पा रहे और चले हैं नारा देने जुड़ेंगे जीतेंगे, गुमराह करते हैं। राइट अत्री साहब, देखिए, कांग्रेस ने कभी भी इस तरह का गठबंधन नहीं किया। मैं पहले इन्हीं की बात का जवाब दे दूं। हमारा उनके साथ दिल्ली में कभी ना कोई गठबंधन था ना कोई है। केंद्र में जो सेंटर के चुनाव हुए थे, देखिए सेंटर के चुनाव हुए थे, उसमें जरूर निश्चित तौर पे पूरे देश में गठबंधन हुआ था और उसके बाद वो वहीं थम गया। लेकिन आज भी हमारी दिल्ली कांग्रेस जो है इनकी नीतियों का सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। जहां जहां आम आदमी पार्टी हो रही है, सबसे ज्यादा दिल्ली में अगर कोई विरोध कर रहा है और जनता के सामने कोई बात लेकर के जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी लेके जा रही है। इनके नेता तो घर में बैठे हैं। रही सवाल, आज ही अपनी बात करते हैं। अरे बातें जो प्रॉमिसेस वर्सेस डिलीवरी की बात अगर की तो सब जाएगी फिर आप गठबंधन क्यों कर लेते हैं जब उनकी नीतियां, क्योंकि आप तो विचार पे हाँ, करेंगे ना, विचार पे चलने वाले हैं ना। नहीं, तो बिल्कुल। विचार हमने पे हमने नीतियां पे- दिल्ली के चुनाव को लेकर के कोई गठबंधन नहीं किया है। ये केंद्र के चुनाव को लेकर के उन्होंने हमारी पार्टी को समर्थन दिया था। हमारे सांसद उनके साथ जरूर 3 सीटों पे हमने उनको समर्थन दिया था। गठबंधन किया तो लेकिन कोई दिल्ली में हमारा इनसे कभी गठबंधन नहीं हुआ। लेकिन मैं अभी की बात आता हूं, गठबंधन बेमिल वो होता है जब इन्होंने कश्मीर में जाकर, जम्मू कश्मीर में जाके पीडीपी के साथ गठबंधन किया। उस पीडीपी के साथ गठबंधन किया जो आतंकवादियों को देशभक्त का दर्जा देने का वो मांग करती है। उसके साथ जाके इन्होंने सरकार चलाई। 3.5 साल इन्होंने जो है वहां पे सत्ता की मलाई चाटी है। गठबंधन बेमोल उसको कहते हैं जो ये 70,000 करोड़ रुपए के अजीत पवार और एनसीपी को जिन्होंने जो भ्रष्टाचारी बोला, खुद प्रधानमंत्री ने बोला। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं तो तथ्यों के आधार पर बोलते हैं, साक्ष्य के आधार पर बोलते हैं, और तीसरे दिन आप उनको उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। उनके तमाम नेताओं को मंत्री बना देते हैं। हसन मुश्रीफ जैसे को और नवाब मलिक जैसे को आप समर्थन करते हैं। यह बेमेल मोड गठबंधन होता है। दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। हमारी गिरेबान में बार बार उंगली करने से जो है खुद को तकलीफ होगी। 10 सेकंड का मैं प्रश्न ऐड करना चाहता हूं। अगर आपके घर और परिवार पे कोई सवाल खड़ा करे, उस समय आप परिवार एकता दिखाते हैं, उस समय आप कहते नहीं हम एक हैं, उसके बाद उसी लोग से आप कैसे दोस्ती कर बैठते हैं जो आपके परिवार को तार तार करने की बात करता है? कहां जाती है आपकी नीतियां, कहां जाता है आपका नेतृत्व? आप एक तरफ से कहते नहीं 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 हम केंद्र में गठबंधन किए थे, राज्य में नहीं किए थे। मतलब घर के एक कमरे में तोड़ दो और दूसरे कमरे में आओ मिठाई खा लो, तो मतलब बेवकूफ समझे आप। और दूसरी बात, नितिन बाबू पीडीपी के की बात साथ कर क्या रहे थे, हुआ? पीडीपी की बात कर रहे हैं जवाद भाई, तो जवाब सुन लीजिए। पीडीपी के साथ अगर हमने गठबंधन किया तो पूर्ण रूप से गठबंधन तोड़ा भी। एक हाथ में मलाई, दूसरे हाथ में चुनाव से कुछ दिन हम पहले, नहीं चलते चुनाव जनाब। से ये कुछ दिन आपकी पहले। नीति है, अरे ये नितिन आपका बाबू के लिए राजनीति तो है, दरवाजे जो बंद खत्म हो हो गई है। मैं इस समय राज्यों के स्ट्रक्चर पे बात हो रही थी, उसके गठबंधन में अगर मैनेजमेंट की बात हो रही थी तो ठीक है। कोरोना के समय की जो मैनेजमेंट था उस पे भी अगर आप बात कर रहे हैं और अगर उस पे जारी करने के नहीं बाद वापस नहीं नहीं ले लिया मैं उस पे भी बात कर रहे हैं, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली में खराब नीतियों पे चल रही थी, उसने फ्रीबीज बांटा, ये किया, लेकिन उसके साथ गठबंधन कर लेंगे। तो ये दोनों कॉन्ट्रडिक्शन को समझ रही जनता। ठीक है, मैं आपको एक मौका देता हूं। जी जी अब्बास भाई बोल, देता हूं आपको। आपने दिल्ली की बात उठाई कि दिल्ली की जनता का पैसा दिल्ली में बांटा जा रहा है। दिल्ली की जनता का पैसा है, डीटीसी के जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। दिल्ली के अंदर आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, वो भी तो दिल्ली के रहने वाले लोग हैं। सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अंदर जल बोर्ड घोटाला, जल बोर्ड के अंदर लगभग 70,000 से ज्यादा आज जल बोर्ड घाटे में चल रहा है, डीटीसी घाटे में चल रही है। सारी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, और प्रतीक भाई मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको बिना पैसे दे करके आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं ले सकते। ठीक है, लोहिया तो साहब। दिल्ली के अंदर जो फ्री की चीजें जो चली थी, जो जनता के पैसे की बात कही थी, आने वाला टाइम मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर भी लोहिया साहब। जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो चल रही है, दिल्ली के अंदर भी वही हालात पैदा हो लोहिया साहब, जाएंगे राइट, जो हालात पैदा वहां पे हुए ठीक हैं है, हिमाचल में। अब्बास साहब कम बोले, देखिए, सबसे मैं कम बोले। मैं तो क्योंकि उत्तर प्रदेश से आता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करूंगा और मैं नोएडा की बात करूंगा। आज 2018 से एक जो है ये भंगेल का जो एक फ्लाईओवर ये बना रहे थे, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है कि जो काम हम छोड़ के गए थे, इन्होंने सिर्फ 2-3 कामों पर फीते काटे हैं, बाकी एक भी काम इन्होंने 8 साल की तो सरकार अब्बास में, साहब आपकी बात पे, क्योंकि आप उत्तर 8 प्रदेश के साल हैं। की सरकार में अब इन्होंने अब्बास कुछ साहब नहीं किया है। आप तो उत्तर प्रदेश में अब्बास साहब मैं तो आपकी बात पे कहता हूं, आप तो उत्तर प्रदेश के हैं,
हम भी उत्तर प्रदेश के ही हैं, आप एक आते हो उत्तर प्रदेश में ही खड़े भी हैं हम। अगर आपको जरा से भी लगे इस देश में कानून है, संविधान सर, है, 4 न्याय है। कदम पे बंगाल, 4 ही कदम पे मैं भी कह रहा हूं, यमुना एलिवेटेड रोड है, मैं भी लोग परेशान मैं हैं। भी आपसे ही कह रहा हूं। नोएडा के बीच के अब्बास लोग जो हैं, साहब, अब्बास साहब मैं यही कह रहा pollution में- हूं। अब्बास साहब मेरी बात सर, सुनिए। सर। बहस लाने से क्या फायदा? अगर आपको लगता है वास्तव में आपने कुर्ता इसलिए पहना है सफेद कि हमें ईमानदारी और राजनीति सर, के चीजों पे चलना है, तो आप जाइए कोर्ट, चैलेंज करिए, करिए कोर्ट, लीजिए सरकार को, यहाँ पर बिल्कुल खड़े लाइए। होकर झूठे तथ्य क्यों देते हो आप? बेकार में कि संविधान खतरे में सर, 3 साल में ये बताइए आप। बनना था। जी, ये जी। आज 6 साल हो गए, आज भी ऐसे कैसे ही पड़ा है। देखिए, जनता- इनकी कारगुजारी को बता रहा हूं, ये डेवलपमेंट देखिए है। मेरी बात, एक डेवलपमेंट के ढोल मिनट, पीट रहे हैं। अब्बास साहब, जनता इतनी सर, तेज है विकास के ढोल सर, पीटना बंद मैं वही कर कह रहा हूं, दिए जनता BJP इतनी तेज है। समाजवादी जो छोड़ के गई थी, आज तक मुझे एक नहीं काम मालूम, पूरा नहीं हुआ। ठीक, मैं मान लो, लेकिन आपसे एक बात कह रहा हूं, जनता इतनी तेज है कि हरियाणा में लग क्या रहा था, हुआ क्या, सर, तो हरियाणा जनता की वेरी बात- शार्प, हम वो हरियाणा- जानती है, निगाह से देखती है। जी हम वेरी हरियाणा की क्विक, जो जी शरद बात जी। कर रहे हैं, दो कारण से ये पैर चादर से बाहर चला जाता है प्रतीक। 2 कारण से जो अभी खड़गे साहब ने बात करी। पहला कारण कि आपने ऐसी अनाउंसमेंट्स कर दी जो आपके बजट में प्रोविजन नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, कुशासन से, भ्रष्टाचार से, आपने अगर उसमें पिलफरेज हुई है, उसमें से लीकेज हुई है, तो आपको वो शॉर्ट पड़ेगा। और आपकी इजाजत से मैं एक सुझाव देना चाहूंगा जो कि मैं समझता हूं सब राजनीतिक पार्टियों के लिए, कि इसका हल क्या है, क्योंकि किसी भी डिबेट का मैं समझता हूं कि अगर हल निकाला जाए, ये भी हो सकता है। मैं फ्रीबीज कमीशन एक बनाई जाए जिसमें कोई भी राजनीतिक पार्टी घोषणा करते टाइम 2 चीजें बताए कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगी और इसके लिए संसाधन कहां से जुटाए जाएंगे। ये चीज जब तक वो फ्रीबीज का उस फ्रीबीज कमीशन में भी कहा है, उस फ्रीबीज कमीशन में सारी राजनीतिक पार्टियां स्वयं भी बैठे, कोर्ट के जज बैठे और वो ज्वाइंट निर्णय ले, तब वो फ्रीबी लोगों तक अनाउंसमेंट पहुंचे। वरना उस फ्रीबी की अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। राइट। प्रतीक भाई देखिए, अब मैं शरद भाई की बात का तो अभी आंसर नहीं दूंगा, लेकिन इनकी भारतीय जनता क्यों पार्टी नहीं के देंगे इनकी, जब ये बात कह रहे हैं इसमें, इनकी बात पे क्यों नहीं देंगे? नहीं, उन पे इसलिए देंगे क्योंकि उनका वहां पे एक राजनीति सजेशन दिख रही है, उनका वहां सजेशन- राजनीति दिख रही है, वहां पे देखिए, सही बात, उनका भाई, सजेशन है, भाई, अच्छी मेरी बात है, सजेशन देखिए तो- एक बात बताएं आपसे, बाकी डिबेट्स में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मेरी डिबेट्स में अपॉर्चुनिटी नहीं सजेशन है। है। मेरी डिबेट में बड़ी सीमित साधन हिसाब से चल रही है, उसमें भाई, यह है सुनते कि लीजिए। बात को आगे बढ़ाइए। उनका- वहां आपको इसलिए बोलना है क्योंकि वहां पे आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है कुछ। प्रतीक भाई, उनका एक सजेशन है, वो लोग तय करेंगे और अच्छी बात उन्होंने कही, उनका सजेशन है, वो आगे लेकर के जाना चाहिए। कहिए कि हम आगे राजनीति में, नहीं, अगर हम आए और कोई पार्टी ज्वाइन की तो वहां ये बात कहेंगे, समय ऐसा निश्चित कहेंगे। करेंगे। कमेंट नहीं, करिए, प्रतीक भाई, चलिए, समय ठीक है, मैं निश्चित आपसे करता है, बात करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने ठीक है, बड़ी आपको तो आपत्तिजनक राजनीति बात करनी है, करी, आपको वो वही करना है। आपत्तिजनक- बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आप करिए।